तो ये कहानी 38 साल के केनिची यामाडा की, जो अपने ऑफिस में 7 दिन तक लगातार काम करता रहता है और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और एक दिन वो बेहोश हो जाता है। इसलिए वो अपनी नौकरी को छोड़कर गांव में सेटल हो जाता है और वो किसान बन जाता है और फुल टाइम खेती बाड़ी करने लगता है। पर लेकिन एक दिन वो टीवी में देखता है कि एक गॉडेस ने दूसरे बंदे को समन किया है दूसरे वर्ल्ड में और उस बंदे के पास खुद का स्टेटर भी होता है। और एक दिन खाना बनाते वक्त केनिची अचानक से गायब हो जाता है और फिर वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। पर लेकिन वो अपना स्टेटर विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ओपन भी हो जाती है और ये सब देख के उसको विश्वास हो जाता है कि उसे किसी ने दूसरी दुनिया में समन किया है और वो ये देखने लगता है कि उसके पास भी कोई पावर या कोई स्किल है। पर लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो एक ऑप्शन पे क्लिक करता है जिससे उसके पास ऑनलाइन शॉपिंग का पेज ओपन हो जाता है और उसके पास एक स्टोरेज भी होता है जिसके अंदर वो कुछ भी सामान रख सकता है। और इस चीज को चेक करने के लिए वो उसके अंदर घास के टुकड़े को डालता है और वो बोलता है तो बड़े काम की चीज है। पर लेकिन अचानक से केनिची को भूख लगने लगती है और वो खाना ऑर्डर कर लेता है। पर लेकिन खाना ऑर्डर नहीं होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं और केनिची देखता है कि हम यहाँ पर ऑर्डर करने की वजह किसी भी सामान को बेच भी सकते हैं और उस सामान को बेच के हमें पैसे भी मिलेंगे। पर लेकिन यहाँ तो केनिची के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता है और तभी उसकी नजर एक स्केलेटन के ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि उसके अंदर एक तलवार धसी हुई है और वो सोचने लगता है मैं इस तलवार को बेच सकता हूँ और फिर वो उस तलवार को बेच देता है जिससे उसको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और फिर वो उनसे दूध और ब्रेड खरीदता है और फिर वो एक शॉवल खरीद के उस स्केलेटन को गाड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं ये सब सामान खरीद पाया हूँ और मेरी जान बच पाई है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और केनिची यहाँ पर एक साइकिल खरीद लेता है और फिर जंगल से बाहर निकलने लगता है और केनिची एक जगह पे रुक के दूध पीने लगता है और आसपास की जगह को देखने लगता है जैसा कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। और शाम के वक्त वो एक जगह पे रुक जाता है और अपने लिए खाना बनाने लगता है और जब वो खाना खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको देख के केनिची बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखने लगता है कि उसको कुछ सामान मिल जाए जिससे वो उन मॉन्स्टर को भगा सके और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर केनिची के पास आने लगते हैं। केनिची ऑनलाइन शॉपिंग से फटाके खरीदता है और जलाकर उन्हें उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। फटाकों की आवाज से वो मॉन्स्टर केनिची से थोड़े दूर तो हो जाते हैं पर लेकिन वहां से नहीं भागते हैं और ये देखकर केनिची एक गुलेल को खरीद लेता है और पत्थरों से उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और ये चीज बहुत अच्छे से काम भी कर रही होती है। और कुछ देर बाद भेड़िए वहां से भाग जाते हैं और रात के अंधेरे में केनिची अपनी साइकिल से वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में केनिची अपनी टॉर्च की मदद से ही आगे बढ़ता रहता है और हम नेक्स्ट सीन में सुबह केनिची को देखते हैं तो जंगल के किसी कोने में पड़ा होता है और जंगल बहुत ज्यादा घना होता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। और केनिची ऑनलाइन शॉपिंग से एक सीढ़ी को खरीदता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ के दूर दूरबीन से देखने लगता है और तभी उसको एक बहुत बड़ी दीवार दिखती है और एक रास्ता दिखता है। केनिची सोचता है कि मैं शहर में जाके और भी सामान बेच सकता हूँ क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा कम पैसा बचा है और केनिची उस जंगल से बाहर निकलने लगता है। पर लेकिन जैसे ही वो उस जंगल से बाहर निकलता है तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और वो बंदा केनिची से बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना, जिस पर केनिची उसकी बात अच्छे से समझ पा रहा होता है और वो बताता है कि मेरा नाम फुओ है और मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं शहर की तरफ भी जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जिस पर केनिची उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके सामने एक लड़की भी बैठी होती है और तभी फुओ बोलता है कि तुम दिल्ली राज्य की तरफ क्यों जा रहे हो, जिस पर केनिची बोलता है कि मैं वहां जाकर कोई बिजनेस करूंगा। और तभी केनिची के सामने बैठी लड़की किसी प्रकार का मैजिक करती है जिससे उसके हाथ में गिटार आ जाता है और ये देखकर केनिची बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और फुयू बताता है कि इस लड़की के पास एक आइटम बॉक्स है जो बहुत ज्यादा रेयर होता है। और फिर वो लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग एक ब्रिज को पार करते हैं और इस बीच वो लड़की बहुत ही अच्छा एक गाना गा रही होती है और इसी तरह चलते चलते उन लोगों की लोकेशन आ जाती है। उनके सामने बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और टाउन के अंदर पहुंचने के बाद वो लड़की उन दोनों को अलविदा बोल के वहां से चली जाती है। और यहाँ पर केनिची फुयू की मदद करने लगता है उसका सामान उतारने के लिए और केनिची की मदद करने के लिए केनिची फुयू को एक पोटली देता है जिसके अंदर मसाले होते हैं। फुयू कहता है क्या तुम इतनी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर बेचने वाले हो, और फुयू बताता है कि बाकुबा द स्पाइसी सिंडिकेट को पूरा अधिकार है, अगर उनकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर काली मिर्च के बदले फुयू केनिची को पैसे देने वाला होता है पर लेकिन केनिची उसके लिए मना कर देता है, जिस पर फुयू कहता है कि हम चीजों को फ्री में नहीं ले सकते, हम उसका कम दाम जरूर दे सकते हैं पर लेकिन हम उसको फ्री में नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए केनिची फुयू से पैसा ले लेता है और पैसा देने के बाद फुयू वहां से चला जाता है। और यहाँ पर केनिची जब इन पैसों को येन में कन्वर्ट करता है, येन जो जापानीज करेंसी है, और केनिची देखता है कि जापानीज करेंसी में इन कॉइन्स का दाम बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा आ चुका है। और शाम के वक्त केनिची एक रेस्टोरेंट में जाता है और तभी एक मेड बोलती है कि डालिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। केनिची उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक कमरा चाहिए, जिस पर वो मेड बताती है कि खाने पीने के बिना एक सिल्वर कॉइन में आपका काम हो जाएगा। और केनिची इसी के लिए मान जाता है और वो लड़की केनिची से पूछती है क्या आप कोई राहगीर हो, क्योंकि आपने बहुत ही अलग कपड़े पहने हैं, जिस पर केनिची बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिजनेस करने के
के लिए आया हूँ। और यहाँ पर कैंची को पता चलता है कि अगर आपको पढ़ना लिखना और कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप मर्चेंट गिल्ड में शामिल नहीं हो सकते हो। ये सुनकर कैंची बोलता है मुझे पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी पर लेकिन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसीलिए वो लड़की केनिची से एक सवाल पूछती है और इसका जवाब केनिची बड़ी इजीली दे देता है। और ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और केनिची यहाँ पर अपना नाम बताता है ताकि वो उससे गिल्ड के अंदर रजिस्टर कर सके। और यहाँ पर वो लड़की भी कैंची को अपना नाम बताती है जो होता है अजीलिया। और यहाँ पर कैंची अजीलिया से कहता है कि क्या तुम मुझे इस देश की भाषा पढ़ना लिखना सिखा सकती हो। और वो कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें दूसरे देश की एक कैंडी दूंगा। और उस कैंडी को टेस्ट करके अजीलिया को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही होती है क्योंकि इस दुनिया में खाली अमीर लोग ही ये सब चीज खा सकते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि अजीलिया केनिची को पढ़ना और लिखना सिखा रही होती है और थोड़ी देर में केनिची पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाता है, जिसको देखकर अजीलिया कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, देखना तुम बहुत बड़े मर्चेंट बनोगे। और अजीलिया कहती है कि मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए, जिस पर केनिची बोलता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। और अगले ही पल अजीलिया ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि केनिची ने अजीलिया की बहुत ज्यादा सुंदर पेंटिंग बनाई होती है। और ये देखकर अजीलिया बहुत ज्यादा खुश होती है और केनिची से बहुत ज्यादा चिपकने लगती है और उससे कहती है कि तुमने पहले मुझे बहुत ज्यादा अच्छी कैंडी खिलाई और मेरी इतनी ज्यादा अच्छी तस्वीर बनाई, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूँ। और ये सब कहते हुए वो केनिची से बहुत ज्यादा चिपक रही होती है और फिर वो उसको बिस्तर पे पटक देती है और फिर उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है। और जो इसके बाद हुआ वो मुझे नहीं पता। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची गिल्ड में आया होता है और उसको एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। और केनिची देखता है कि उस फॉर्म को हाथ से लिखा गया है, यानी कि अभी तक इस दुनिया के अंदर प्रिंटिंग की तकनीक नहीं आई है। और फिर वो उस फॉर्म को फिल करके उस लड़की को दे देता है और वो लड़की बताती है कि इसका खर्चा 1 सिल्वर कॉइन आया है, जिस पर केनिची बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसका खर्चा इंस्टॉलमेंट में पे करूँ तो चलेगा ना, जिस पर वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो लड़की केनिची को उसकी गिल्ड आईडी दे देती है। और हम नेक्स्ट सीन में केनिची को एक रिवर फाउंटेन के पास खड़ा हुआ देखते हैं। वो उस शहर के मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा होता है ताकि वो ये पता लगा सके कि किस चीज को किस दाम पर बेचना सही रहेगा। और तभी एक लड़की केनिची को फल बेचने की कोशिश कर रही होती है। वो उससे बोलती है कि ये कलर ट्री के बहुत ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट फल है। केनिची देखता है कि इन फलों का कलर बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए वो उससे कुछ फल ले लेता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि केनिची ने एक फल अजीलिया को भी दे दिया है और वो अपने कमरे में जा रहा होता है पर लेकिन अजीलिया उसे रोकती है और फल के लिए धन्यवाद कहती है। और हम देखते हैं कि केनिची अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ है और अपनी गिल्ड आईडी को देख रहा होता है और वो देखते देखते सो जाता है। और अगले दिन हम अजीलिया को देखते हैं जो केनिची को देख रही होती है कुछ बनाते हुए। और हम केनिची को देखते हैं कि वो अपनी कारपेंटरी स्किल की मदद से एक अच्छा सा बेड और कुछ क्लिप्स बना चुका होता है। और अजीलिया उन क्लिप्स को देखकर सोचने लगती है कि ये हमारी वाली क्लिप्स से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि हमारी वाली क्लिप्स तो बड़ी आसानी से टूट जाती है। और तभी अजीलिया केनिची से पूछती है क्या तुम इसे बेचने वाले हो, जिस पर केनिची सोचने लगता है क्या मैं इसे बेच सकता हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची एक आंटी के पास जाता है और पूछता है कि आंटी मैं यहाँ पर अपनी दुकान लगा सकता हूँ, जिस पर वो आंटी बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर केनिची अपनी दुकान को अपने आइटम बॉक्स से बाहर निकालता है, जिस पर आंटी बोलती है कि तुम्हारे पास तो आइटम बॉक्स है। केनिची बोलता है हाँ पर छोटा सा। और फिर केनिची अपनी दुकान के ऊपर अपने सारे सामान को जमाने लगता है। और तभी वो आंटी केनिची से पूछती है क्या तुम ये क्लिप्स को बेचने वाले हो, जिस पर केनिची बोलता है हाँ एक कॉपर कॉइन में 5 क्लिप्स, जिस पर वो आंटी बोलती है तो मैं ऐसी 5 क्लिप्स खरीदना चाहती हूँ। और फिर वो उसे अपना नाम बताती है जो कि होता है हनामा। और फिर केनिची उन्हें अपना नाम बताता है कि मैं हूँ केनिची और यहाँ से एक दूर गाँव से आया हूँ। और फिर आंटी क्लिप्स खरीदने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाती है और केनिची ग्राहक के आने का इंतजार करने लगता है। और तभी थोड़ी देर के ही अंदर बहुत सारे ग्राहक केनिची की दुकान पर आते हैं और क्लिप्स और बाकी सामान को खरीद कर जाने लगते हैं। और तभी एक मेड आती है जो क्लिप्स खरीद कर वहाँ से चली जाती है। और लंच ब्रेक के समय आंटी केनिची से कहती है कि तुम्हारी ये क्लिप्स तो काफी अच्छी तरह बिक रही है। और केनिची सोचने लग जाता है कि उसने बहुत मुनाफा कमा लिया है, अगर वो अब ना भी बेचे तो भी उसका काम हो जाएगा। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसने बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने होते हैं और उसके पास एक तलवार भी होती है, यानी कि उसका स्टेटस बहुत ज्यादा होगा। और वो बंदा वहाँ पर एक चाकू खरीदने के लिए आया होता है तो केनिची उसे एक बहुत ही ज्यादा अच्छा चाकू दिखाता है जिसकी चमक बहुत ज्यादा तेज होती है। और वो बंदा उसकी धार चेक करने लगता है। उसने एक ही बार में बहुत सारी रस्सियों को काट दिया होता है और वो उस चाकू को अपने हाथ में लेकर चेक करने लगता है। और फिर केनिची उस चाकू का दाम बताता है जो कि होता है 2 सिल्वर कॉइन, जिस पर वो बंदा बोलता है ये काफी ज्यादा महंगी है पर लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। पर लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास इससे कुछ बड़ा नहीं है, जिस पर केनिची अपने स्टोर में खोजने लगता है। और फिर वो उसको एक हंटिंग शॉट देता है जो कि एक जैपनीज कटाना होती है। और वो बंदा उस कटाना को देखते ही रह जाता है और केनिची बताता है कि इस तलवार का प्राइस है 1 गोल्ड कॉइन। और वो बंदा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा अच्छी है। और केनिची सोचने लग जाता है कहीं मैंने इसे ज्यादा दाम तो नहीं बता दिया है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बिल्ली जैसे दिखाई दे
दे रही होती है और वो केनिची को स्मेल कर रही होती है, पर लेकिन अचानक से उसके पीछे से एक मुक्का पड़ता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके जैसे ही कुछ लोग होते हैं। और गाइस ये लोग बीस्ट फॉक्स है और इस लड़की का नाम है मयाले। और केनिची इन लोगों को देखकर डर जाता है और वो उन्हें बताता है कि वो जिस गांव से आया है वहाँ पर बीस्ट फॉक्स नहीं रहते हैं। लेकिन अचानक से एक बीस्ट फॉक्स उसकी दुकान के ऊपर चढ़ जाता है और जो चादर उसकी दुकान के ऊपर लगा रहता है वो उसे उतार देख के कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और केनिची अपने मन में सोचने लग जाता है शायद मुझे इसे बेचकर एक दूसरी चादर खरीद लेनी चाहिए और वो उसका दाम 3 कॉपर कॉइन बताता है। पर लेकिन यहाँ पर वो ह्यूमन बीस्ट कहता है कि उसे ऐसी 3 चादर और चाहिए जो 9 कॉपर कॉइन की आएंगी। पर लेकिन यहाँ पर केनिची कहता है कि वो उन्हें डिस्काउंट देगा और सिर्फ 8 कॉपर कॉइन में बेचेगा। पर लेकिन इन लोगों के पास 8 कॉपर कॉइन नहीं होते और ये सुन के केनिची कहता है कि तुम लोग मुझे 2 सिल्वर कॉइन दो और मैं तुम्हें 2 कॉपर कॉइन दूंगा। और ये बात सुन के वो लोग केनिची को अजीब नजर से घूरने लगते हैं। पर लेकिन पास में खड़ा वो बंदा कहता है कि ये सही कह रहा है और इसके बाद वो लोग खरीदारी करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो आंटी बताती है कि वो लोग केनिची को इस तरह आखिर क्यों घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुमसे ये खरीद रहा हूँ। इसके बाद केनिची अपने होटल में जाके 5 रातों का पैसा पे कर देता है। और फिर हम दूसरे सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथों में केनिची की बनाई हुई क्लिप्स होती है और वो अपनी मेट को कह रही होती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छी क्लिप्स इतने कम दामों में कैसे मिल गई। और वो उसको बोलती है कि तुम कल जाके और भी ज्यादा ऐसी क्लिप्स लेकर आ जाना। पर लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि हम इन क्लिप्स को अपनी कंपनी के अंदर बेचेंगे। और वो बताती है कि हमारी कंपनी का एक उसूल है कि हाथ में आए मौके को कभी भी ना जाने दिया जाए। और इसके बाद वो लड़की अपने फादर के पास जाने लगती है और हम केनिची को देखते हैं जो शाम के वक्त नहा रहा होता है। और केनिची को पता चलता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग से बास ड्रम को भी खरीद सकता है। और फिर वो सोचने लग जाता है कि वो उसके पानी को गर्म करके उसके अंदर बहुत ही मजे से नहा सकता है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची उसी बार ड्रम के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसकी ये विंडो शटर काम कैसे करती है, क्योंकि केनिची के अलावा उसकी विंडोज को और कोई भी नहीं देख सकता है। और आखिर इस विंडो के अंदर से सामान कैसे आता है, कहीं ऐसा तो नहीं अभी उसे सामान मिल रहा है पर लेकिन बाद में उसकी कोई आत्मा ले लेगा। और वैसे भी पता नहीं उसे इस दुनिया में क्यों समन किया गया है। और वो ये सब सोचते हुए अपने बेड के ऊपर लेट जाता है। और दूसरे सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कबूतर शायद अपने घोंसले में जाता है। पर लेकिन अचानक से एक लड़की आती है और अपने डंडे से उस कबूतर के ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की आग जलाकर उसी कबूतर का डिनर कर रही होती है, क्योंकि इस लड़की को कभी भी पेट भर खाना नहीं मिला होता है। और अचानक से किसी की आवाज आती है और लड़की डर कर आग को बुझा देती है और जंगल के अंदर छुपने के लिए चली जाती है। और अगले सीन में हम केनिची को देखते हैं जो गुलजोनी और कट ग्लास जैसे धातुओं को खरीद के उससे आभूषण बना रहा होता है। हाँ ये असली नहीं है पर लेकिन ये किसी लड़की को तो पसंद आ ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और सुंदर चीजें लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। केनिची बेचने के लिए हमेशा अच्छी चीजें लाता था, इसलिए आंटी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा सप्लायर कौन है, जिस पर वो बोलता है कि आंटी ये तो एक सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और वो मेड कहती है कि उसे क्लिप्स चाहिए। और केनिची ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उस मेड को 100 क्लिप्स चाहिए। और वो झूठ नहीं बोल रही होती है क्योंकि वो अपने साथ पैसे भी लेकर आई होती है और इसलिए केनिची क्लिप्स गिनने लगता है। और तभी उस मेड की नजर उन ज्वेलरीज के ऊपर जाती है और वो एक नेकलेस को देखती है जिस पर केनिची बताता है कि इसका प्राइस 6 सिल्वर कॉइन है। और वो मेड बोलती है कि मुझे ये चाहिए और फिर वो अपना सारा सामान खरीद के वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि केनिची की दुकान बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, उसका सामान भी बिक रहा है। और इसी तरह शाम हो जाती है और तभी वहाँ पर बीस्ट फॉक्स आ जाते हैं। केनिची उन लोगों को देखकर ये सोचने लगता है कि शायद इन लोगों ने जो कल कम्बल खरीदा था वो इनकी कंप्लेन लेकर आए हैं। पर लेकिन तभी वो बीस्ट फीमेल लड़की आती है और केनिची को सूंघने लगती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर मसालों की खुशबू आ रही है। और तभी वो 3 बीस्ट बोलने लगते हैं कि हमें पता है कि आपके पास मसाले हैं, मयाले की मदद से हमें पता चल गया कि आप मसाले बेचते हैं, प्लीज हमें वो मसाले खरीदने हैं। पर लेकिन तभी आंटी आ जाती है और बोलती है कि ये यहाँ पर अभी नया नया आया है, अगर बाकुबा की नजर इसके ऊपर पड़ गई तो इसके साथ ठीक नहीं होगा। पर लेकिन वो लोग अपने घुटनों पे आकर केनिची के सामने कहते हैं कि प्लीज हमें मसाले बेच दीजिए। और जो आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि अगर बाकुबा को इनके बारे में पता चल गया तो इनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और केनिची ये सब सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें मसाले तो नहीं बेच सकता हूँ पर लेकिन मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ जिसके अंदर मसाले डले होंगे। और केनिची कहता है कि हम गाँव के बाहर उस नदी के पास खाना बनाकर खाएंगे। और ये बात सुन के वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और केनिची को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में उन्हीं लोगों को देखते हैं और यहाँ पर केनिची ने खाना बनाने के लिए सारे सामान को इकट्ठा कर लिया होता है और उनके साथ अमाना आंटी भी होती हैं। और यहाँ पर आंटी गाजर को देख के ये सोचने लगती है आखिर ये किस तरह की सब्जी है। और फिर बीस्ट फॉक्स नदी के अंदर से मछलियां पकड़ के ले आते हैं और केनिची उन मछलियों को काट कर उनके अंदर मसाले लगा रहा होता है। और यहाँ पर आंटी गाजर काट रही होती है और मयाले का सूप बना रही होती है। और फिर केनिची कटी हुई सब्जियों को तलने लगता है और खाने में से बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है। और फिर उसके बाद खाना बन के तैयार हो जाता
जाता है और खाने का स्वाद इतना ज्यादा अच्छा होता है कि बीस्ट फॉक्स भुक्कड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर देते हैं और आंटी बोलते हैं कि आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया। और बीस्ट फॉक्स कहता है कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है, पर लेकिन यहाँ पर शराब होती तो मजा आ जाता। और कैंची भी शराब का ऑर्डर दे देता है और लोगों से कहता है आज तुम लोग एंजॉय करो, पर लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ है वो किसी और को मत बताना। और आंटी कहती है तुम्हारे लिए इतना अच्छा होना था, बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर मियाले आती है और कैंची से और भी ज्यादा शराब मांगती है और कैंची शराब देते हुए उसे अपना नाम बता रहा होता है और मियाले भी उसे अपना नाम बताती है और फिर ये तीनों भी कैंची को अपना नाम बताने लगते हैं। और यहाँ पर मियाले कैंची से कहती है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कैंची कहता है हाँ मुझे भी। और इसके बाद वो सब लोग नदी में कूद जाते हैं नहाने के लिए और यहाँ पर मियाले भी अपने सारे कपड़े उतार के नहाने के लिए कूद जाती है। और यहाँ पर कैंची उन लोगों को साबुन देता है नहाने के लिए। और आज से पहले नहाने में उन लोगों को इतना ज्यादा मजा नहीं आया और फिर नहाने के बाद कैंची मियाले को साफ भी करता है और वो लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं कि सब लोग वहीं पर सो जाते हैं। पर लेकिन मियाले कैंची के ऊपर जाके सो जाती है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कैंची वापस अपने होटल आ जाता है और एज़िलिया उससे पूछती है कि वो कल रात कहाँ पर था, जिस पर वो बताता है कि वो कल बीस्ट फॉक्स के साथ जंगल में घूम रहा था। जिस पर एज़िलिया बोलती है कि उसके पास फीमेल फॉक्स के साथ घूमने का वक्त है, पर लेकिन उसके साथ नहीं है। और वो ऐसा बोल के उसके कपड़ों से उसके बालों को हटा देती है और फिर वहां से चली जाती है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और दूसरे सीन में हम कैंची को देखते हैं जो अपनी दुकान लगा रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़की आती हैं और कैंची उस मेड को देखकर पहचान जाता है और उससे पूछता है क्या तुम वापस से यहाँ पर सामान खरीदने आई हो। पर लेकिन उसके साथ एक और लड़की होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और फिर वो मेड कैंची से एक नेकलेस खरीद लेती है। और फिर वो दूसरी लड़की उस नेकलेस को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और कहती है ये पॉलिश्ड कांच है, पर लेकिन ये हीरे जैसा चमक रहा है। और वो कैंची से कहती है अगर तुम्हारे पास और भी ऐसा सामान है तो मैं उसे देखना चाहती हूँ। और उसके कहने पर कैंची अपने आइटम बॉक्स से और भी ज्यादा नेकलेस निकाल कर उसे दिखाने लगता है। पर लेकिन वो लड़की ये देख के हैरान होती है कि कैंची के पास एक आइटम बॉक्स है और वो उसको कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं प्रेम मूला हूँ, मेलो कंपनी की बेटी की मालिक, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पिता से मिलो। और तभी आंटी वहाँ पर आ जाती है और कैंची से कहती है कि ये लोग यहाँ के सबसे बड़े डीलर है और मेलो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। तो कैंची डिसाइड करता है कि वो इसके फादर से मिलेगा और कैंची एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के उन दोनों के साथ जाने लगता है उनके पिता से मिलने पर। लेकिन रास्ते के बीच में वो मेड कैंची को एक कपड़ा देती है जिसके अंदर कपड़े सुखाने की क्लिप्स होती हैं। पर लेकिन ये क्लिप कैंची की नहीं होती है, बल्कि वो लड़की बताती है कि उन लोगों ने एक कारीगर को एक क्लिप बनाने के लिए कहा था, पर लेकिन वो इसके बीच का मेटल नहीं बना पा रहा है और उसने कहा था कि इसको बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो तभी लोग ग्रीमूला के मेंशन पे पहुंच जाते हैं और कैंची इसको देखकर बोलता है कि नोबल लोगों की लाइफ भी कितनी ज्यादा आलीशान होती है। और फिर वो उसके पिता के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए और कैंची उन्हें अपना पूरा नाम बताता है और बोलता है कि मैं आपकी बेटी के कहने पर यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। और फिर वो लोग कैंची की बनाई हुई ज्वेलरीज को देखने लगते हैं और ग्रीमूला की वजह से मिस्टर मेलो को पता चलता है कि कैंची के पास एक आइटम बॉक्स है, पर लेकिन कैंची कहता है कि हाँ, पर लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा सा है। जिस पर मिस्टर मेलो बताते हैं कि उनके पास भी एक आइटम बॉक्स है और उन्होंने अपने आइटम बॉक्स के दम पर ही अपनी कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा बनाया है। और कैंची उन लोगों से पूछता है कि आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और मिस्टर मेलो बोलते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सप्लायर बन जाओ। जिस पर कैंची बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि मेरी दुकान से सस्ते में सामान खरीद के बाहर महंगे में भी तो बेच सकते थे ना। जिस पर मिस्टर मेलो बोलते हैं कि ऐसा करने से क्या तुम्हें अच्छा लगता, और वैसे भी जो हमारे राइवल्स है अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हें कोई बड़ा और एक अच्छा ऑफर देंगे और शायद तुम उनके बहकावे में आ जाओ। और ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। हमारी कंपनी का एक सक्सेस उसूल है कि सामने कितना भी ज्यादा फायदा हो, पर लेकिन हमें फ्यूचर में मिलने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। और मिस्टर मेलो कहते हैं कि अगर आप तैयार हो जाते हैं तो मैं बिक्री का 50% आपको दूंगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कैंची नहीं मानेगा, पर लेकिन वो एक ही बार में मान जाता है और फिर वो दोनों खड़े होकर हाथ मिलाने लगते हैं। कैंची उन्हें और भी ज्यादा ज्वेलरी दिखाने लगता है जो ग्रीमूला को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं और वो अपने फादर से पूछती है क्या मैंने खरीद सकती हूँ, जिसपे उसके फादर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और ग्रीमूला कैंची को बोलती है कि मैं इसके बदले आपको 10 गोल्ड कॉइन दूंगी। और कैंची यहाँ पर 10 गोल्ड कॉइन को यन में कन्वर्ट करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। और देखते ही देखते जो कैंची का बैंक बैलेंस होता है वो 8 डिजिट से ज्यादा हो जाता है और इसलिए कैंची एक घर खरीदने का डिसाइड करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैंची पुल पार करके जंगलों की तरफ जा रहा होता है और कैंची जंगल पार करने लगता है क्योंकि कैंची अपनी पुरानी लाइफ में भी जंगलों के बीचों बीच घर बना के रहा करता था। और कैंची को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो अपना घर बना सके और उसने एज़िलिया को पहले ही बता दिया था कि वो टाउन से बाहर अपना घर बनाने वाला है। जिस पर एज़िलिया बोलती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, पर लेकिन यहाँ पर तो कैंची उन खतरों का सामना पहले ही कर चुका होता है। जिस पर एज़िलिया बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। और हम कैंची को देखते हैं कि वो घास कटिंग कर रहा होता है और भी बहुत सारे काम कर रहा होता है जिसको करके वो बहुत ज्यादा थक जाता है। और यहाँ पर कैंची ने अपने आने जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया होता है और फिर उसके बाद वो चेनसो से पेड़ भी काट रहा होता है और कैंची और भी बहुत सारे पेड़ काटता है, पर लेकिन अचानक से उसके सामने बहुत ही
बड़ा और एक मोटा पेड़ आ जाता है जो चेनसो से नहीं कट रहा होता है। इसीलिए कैंची कील और हथौड़े की मदद से उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में ही वो पेड़ कट भी जाता है। केनिची एक पेड़ को काटने में बहुत ज्यादा थक चुका होता है, पर लेकिन वो बाद में और भी बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और फिर वो उन लोगों को आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और इसीलिए केनिची चेनसो की मदद से उन पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देता है और शाम होते होते तक उन सभी पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। पेड़ों के टुकड़ों को अपने स्टोरेज बॉक्स में रख लेता है और केनिची को पता चलता है कि वो अपने स्टोरेज बॉक्स के अंदर 10 मीटर से ज्यादा लंबा सामान नहीं रख सकता है। और केनिची देखता है कि शाम हो चुकी है और उसने बहुत ज्यादा काम भी कर लिया है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आगे का काम अगले दिन करेगा। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची एक जड़ को खोद कर निकाल रहा होता है, पर लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो उसे आधा ही निकाल पाता है। और केनिची देखता है कि यहाँ पर तो और भी सारी जड़ें हैं, पर लेकिन यहाँ पर केनिची एक जड़ को खोदने में ही बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो अपने फावड़े को फेंक देता है और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मशीन को बाय कर लेता है। वो मशीन बहुत ज्यादा बड़ी होती है और साथ में बहुत ज्यादा महंगी भी होती है, लेकिन अब केनिची को मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा और वो उस मशीन में बैठ जाता है। और जब वो उसे स्टार्ट करने वाला होता है, पर लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो डीजल या पेट्रोल खरीदा ही नहीं, वो इसे स्टार्ट किससे करेगा। और फिर केनिची अपने ऑनलाइन शॉपिंग में से कैरोसिन या डीजल को सर्च करने लगता है, पर लेकिन उसे दोनों ही नहीं मिलते हैं। और फिर उसे अचानक से लैंप ऑयल नजर आता है जिसका इस्तेमाल वो शायद इस मशीन को चलाने में कर सकता है। और फिर केनिची देखता है कि वो तेल बहुत ही ज्यादा महंगा है, पर लीटर 2000 रुपए, पर लेकिन केनिची उस ऑयल को खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो सोचता है कहीं इसको डालने से मशीन खराब तो नहीं हो जाएगी, और इसलिए केनिची एक डीजल जनरेटर को खरीद लेता है। और जब उसका मैनुअल पढ़ने लगता है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और इसलिए केनिची लैंप ऑयल को उसके अंदर डाल देता है, पर लेकिन अचानक से मशीन काम करना चालू कर देती है और ये देख के केनिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और केनिची ने रात में काम करने के लिए लाइट का इंतजाम भी कर लिया होता है, पर लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से केनिची बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो नहाने के लिए तालाब में चला जाता है। पर लेकिन यहाँ पर केनिची को बहुत ज्यादा मच्छर काट रहे होते हैं और उसे अजीलिया की बात याद आती है कि उससे जंगल में जाने से पहले बग दी मैजिक स्टोन को खरीद लेना चाहिए। और इसीलिए केनिची अगले दिन एक शॉप पर जाता है उस मैजिक स्टोन को खरीदने के लिए, और हम वहाँ पर एक बूढ़े मेज को देखते हैं और केनिची उससे कहता है कि मैं भी आपकी तरह के दुकानदार हूँ, पर लेकिन मैं बाहर से आया हूँ। जिस पर वो कहता है कि अच्छा तुम एक दुकानदार हो और अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए कोई अच्छा सामान है तो मैं तुमसे वो खरीद सकता हूँ। जिस पर केनिची बोलता है मैं यहाँ पर कुछ बेचने नहीं बल्कि खरीदने के लिए आया हूँ। और केनिची बोलता है कि मुझे एक मैजिक स्टोन चाहिए, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि 3 सिल्वर कॉइन। और केनिची उससे कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम अपने सामान को एक्सचेंज कर लेते हैं। और केनिची उस मेज को कुछ फल देते हुए कहता है कि ये मेरे देश के फल है, जिस पर वो मेज कहता है कि मैंने ऐसे फल आज तक नहीं देखे। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर आंटी केनिची को बता रही होती है कि वो मेज बहुत ही ज्यादा होशियार और समझदार है, अगर तुम उससे दोस्ती कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। पर लेकिन यहाँ पर केनिची एक वांटेड फोटो को देख रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है शागा, जो यहाँ के बैंडिट्स का लीडर होता है। और हमें दूर जंगल में एक डील को दिखाया जाता है और सामने वाला कुछ पैसे देकर इस बच्ची को बेच देता है। और इस बच्ची को हमने एपिसोड 1 की लास्ट में देखा होता है और ये बच्ची अपने न्यू मालिक की घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है और वो देखती है कि अंदर उसी की तरह और भी स्लेव होते हैं, तो वो उनके बीच में जाकर बैठ जाती है। पर लेकिन गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद पलट जाती है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया होता है और उन डाकुओं ने उन स्लेव के मालिक को भी मार दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं वही वांटेड पोस्टर साग होता है। और हम अगले सीन में केनिची को देखते हैं जिसने उस जड़ को बड़े आसानी से उखाड़ दिया होता है और दूर फेंक दिया होता है और उसे एक काम करने में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। और केनिची अपना काम खत्म होने के बाद अपनी मशीन पे खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इस मुश्किल भरी दुनिया में एक आराम भरी जिंदगी जीकर दिखाऊंगा और मैं यहाँ जंगलों के बीचों बीच अपना एक घर बनाऊंगा। पर लेकिन इस मशीन को खरीदने में मेरा बहुत ज्यादा पैसा खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे दोबारा से सामान बेचना पड़ेगा। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केनिची मिस्टर मैलो के पास आया होता है उन्हें कुछ बेचने के लिए, और ये चीनी होती है जिस पर मिस्टर मैलो बोलते हैं कि चीनी, मसाले या फिर नमक राज्य में इनके ऊपर बहुत ज्यादा कड़े नियम है, इसलिए हम आपसे इसे डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। और मिस्टर मैलो चीनी खरीदने से मना कर देते हैं, जिस पर केनिची अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा मैं इन्हें चीनी और मसाले बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ, पर लेकिन इन्होंने तो खरीदने से ही मना कर दिया। और फिर केनिची उन्हें ज्वेलरीज दिखाने लगता है क्योंकि ये ज्वेलरीज नोवेल्स के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। और केनिची उन ज्वेलरीज को बेच देता है जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। और हम केनिची को नेक्स्ट सीन में जंगल में देखते हैं जहाँ पर वो बड़े बड़े उन पेड़ों को काट चुका होता है और यहाँ पर केनिची के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं क्योंकि उसने अभी अभी मेलो कंपनी से ट्रेडिंग की है। और यहाँ पर केनिची अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचकर एक घर का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी आसमान से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लकड़ियां नीचे गिरने लगती हैं और केनिची को बाद में पता चलता है कि उसे घर खुद ही बनाना होगा। घर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, पर लेकिन इन लकड़ियों का साइज और वजन बहुत ज्यादा होता है। और फिर केनिची उस घर के मैनुअल फंक्शन को पढ़ने लगता है जो
जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसने उस घर को खरीद लिया है। और फिर कैंची धीरे धीरे कर काम स्टार्ट कर देता है, पर लेकिन तभी वहाँ से कुछ बीस्ट फॉक्स गुजरने लगते हैं जिन्हें कैंची ने खाना खिलाया होता है, इसलिए वो लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं। और कैंची अपनी दुकान को दिन में कुछ टाइम के लिए ओपन रखता था और कुछ हफ्तों में कैंची का घर आधे से ज्यादा बन जाता है और लगातार 1 महीना मेहनत करने के बाद कैंची का घर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और घर बनने की खुशी में कैंची बीस्ट फॉक्स के साथ जश्न मनाने लगता है। और कैंची बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो अपने घर में ही सो जाता है, पर लेकिन यहाँ पर बिजली भी नहीं होती है और साथ ही घर के अंदर का काम भी बाकी होता है। और इसके अगले दिन से कैंची अपने घर के आसपास बगीचा जैसा बनाने लगता है और साथ ही उसने बिजली के लिए सोलर पावर का यूज किया है। और कैंची ने अपने घर के बाहर एक बार ड्रम भी बनवाया है जिसके अंदर वो मजे से नहा सकता है। और इन सब कामों में उसको लगातार 1 महीने का टाइम लग चुका है। और हम कैंची को देखते हैं जो ड्रम बात में नहा रहा होता है, पर लेकिन इसे भरने के लिए उसे बार बार नदी से पानी लेके आना पड़ता है। और अब से कैंची की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी कटने वाली है। और हम नेक्स्ट सीन में कैंची को देखते हैं जो एजिलिया से कह रहा होता है कि मैं जंगल के बीचों बीच बहुत ही अच्छा घर बनाया है। और कैंची कहता है कि अब तक जो तुमने मेरा ध्यान रखा इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और कैंची ये बोल के वहाँ से चला जाता है, पर लेकिन कैंची को जाता देख एजिलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और हम नेक्स्ट सीन में कैंची को देखते हैं जो सुबह सुबह उठकर मुंह धोता है और साइकिल लेके निकल जाता है ताकि वो दुनिया की खूबसूरती को कैमरे में कैप्चर कर सके। और कैंची जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी साइकिल के पास एक तीर आके लगता है और इससे कैंची साइकिल से नीचे गिर जाता है। कैंची के ऊपर लगातार तीरों से हमला हो रहा होता है और कैंची एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और हम देखते हैं कि ये कुछ ह्यूमन बीस्ट होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके जंगल में कोई ह्यूमन आके रहे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैंची को मार देंगे। और ये बात सुन के कैंची थोड़ा घबराने लगता है, पर लेकिन वो एक गुलेल निकालता है और उनके ऊपर कुछ फटाकों से हमला कर देता है। और चलते हुए फटाके को देखकर वो ह्यूमन बीस्ट थोड़े से घबरा जाते हैं। और तभी कैंची अपनी उसी बड़ी मशीन को समन कर लेता है और फिर उसके अंदर बैठ के उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखकर वो ह्यूमन बीस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कैंची को समझ पाता उससे पहले उसे किसी की आवाज आने लगती है और कैंची देखता है कि उन ह्यूमन बीस्ट के तीरों से एक लेपर्ड घायल हो चुका है और वो उसके पास जाने लगता है, पर लेकिन वो देखता है कि ये कोई लेपर्ड नहीं होता है बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी बिल्ली होती है। और कैंची जब उसके पास जाता है तो वो बिल्ली कैंची के ऊपर घुराने लगती है, पर लेकिन जख्मी होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और हम कैंची को देखते हैं जो एकदम तैयार हो जाता है और उसके तीर को निकाल देता है और उसके घाव को साफ करने लगता है। और कैंची एक इंजेक्शन की मदद से उसके मुंह में दवा डाल देता है और उसके घाव पे एंटीबायोटिक लगा देता है, पर लेकिन कैंची इस हालत में उसे जंगल में नहीं छोड़ सकता है क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा घायल है और उसके ऊपर कोई दूसरा जानवर भी हमला कर सकता है। इसलिए कैंची डिसाइड करता है कि वो उसे अपने घर पर ले जाएगा। और हम नेक्स्ट सीन में कैंची को देखते हैं जो उसे अपने घर पर लेके आ जाता है, पर लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा होता है कि उसकी हालत में थोड़ा भी सुधार आया है। इसलिए कैंची उस मेज के पास वापस चला जाता है और उसे पूरी बात बता देता है। और पूरी बात सुन के वो मेज कहता है कि वो एक जंगली बॉब कैट है और तुमने उसे ढूंढ के बहुत ज्यादा अच्छा किया क्योंकि उसकी खाल बहुत ज्यादा महंगी बिक सकती है। और उस मेज की ऐसी बातें सुन के कैंची वहाँ से फटाफट निकल जाता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। वो ये सब आंटी को बता रहा होता है, पर लेकिन तभी पीछे से मायाले आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि बॉब कैट को उनकी प्रजाति में भगवान का मैसेंजर माना जाता है। और उस बॉब कैट को देखने के लिए मायाले कैंची को लेके उसके घर पे फटाफट आ जाती है और वो उसे बताने लगती है पक्का उन डॉगमैन का काम होगा। और जब कैंची उस कैट के घाव पे दवा लगाता है तो वो उसे चाटने लगती है, इसलिए कैंची उसके गले में कुछ इस तरह का कॉलर पहना देता है। और मायाले उस बॉब कैट को गले लगाती है और वो कैंची से बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसलिए मायाले जंगल में जाके कुछ पक्षियों का शिकार करने लगती है और फिर शाम को वो लोग उन्हीं पक्षियों को पकाकर खाते हैं। और ऑफकोर्स खाना कैंची बनाता है और ये खाना मायाले को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और मायाले कैंची से कहती है कि आज रात को मैं इधर ही रुकने वाली हूँ क्योंकि उसे बॉब कैट की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। जिस पर कैंची कहता है कि पर मेरे पास तो एक ही बेड है, जिस पर मायाले बोलती है कोई बात नहीं, हम एक साथ ही सो जाएंगे। और इसके बाद वो लोग सच में साथ में सो जाते हैं। और इसके बाद कैंची अपने रोज के काम को करना कंटिन्यू कर देता है और ये बॉब कैट भी बहुत जल्द ठीक हो रही होती है। और कैंची बहुत सारे पौधे खरीदता है, पर लेकिन वो सोचने लगता है कि उसे पानी लेने के लिए हर बार बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ता है। और कैंची सोचता है क्या उसे एक हेडपंप लगा लेना चाहिए। और हम कैंची को देखते हैं जो सो रहा होता है और वो एक सपना देख रहा होता है जिसके अंदर वो एक लड़की की गोद में सो रहा होता है, पर लेकिन अचानक से वो बॉब कैट कैंची के ऊपर कूद जाती है जिससे कैंची की नींद टूट जाती है। और कैंची देखता है कि वो बिल्ली पूरी तरह ठीक हो चुकी है और वो उसको अपना कॉलर निकालने के लिए कह रही होती है। कॉलर निकालने के बाद वो उसे हाथों के इशारे से बताती है कि उसे बाहर जाना है और इसलिए कैंची उसे बाहर लेकर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो बिल्ली जंगल की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देती है और कैंची उसको जाता हुआ देख रहा होता है। और इसके बाद कुछ दिनों तक कैंची अपनी दुकान बंद ही रखता है। और हम कैंची को देखते हैं जो कि गड्ढा खोद के उसके अंदर हैंडपंप लगा रहा होता है और उसकी पानी की समस्या दूर हो जाती है जिससे वो अपने बार ड्रम को भी आराम से भर सकता है। और हम ग्रीमूला को देखते हैं जो कैंची के घर पर आ जाती है। वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि
क्योंकि उसे कैंची की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, क्योंकि कैंची ने बहुत दिनों से अपनी दुकान को नहीं खोला है और कैंची के घर का पता उसे मयाले से मिल गया था। और यहाँ पर ग्रीमुला कैंची के घर को देखती है और उसके बहुत ज्यादा इक्विपमेंट को देखती है, जिस पर कैंची बताता है कि वो बड़ी सी मशीन मेरी फेमिलियर है। और ग्रीमुला बोलती है कि आप मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैंची बोलता है हाँ, पर लेकिन ये किसी को मत बताना। और कैंची देखता है कि बहुत ज्यादा शाम हो जाती है और शहर जाने के लिए वो बड़ा सा दरवाजा भी बंद हो चुका होगा, इसलिए ग्रीमुला को आज दही रुकना होगा। जिस पर कैंची बोलता है कि उसके पास एक ही बिस्तर है। ग्रीमुला बोलती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी उसकी नजर कैंची के बाथ ड्रम पर जाती है और जब उसे पता चलता है कि ये एक बाथ टब है तो वो हैरान और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और हम ग्रीमुला को देखते हैं जो बाथ ड्रम ले रही होती है, पर लेकिन उसे थोड़ा डर भी लग रहा होता है क्योंकि यह बाथ ड्रम खुले में रखा हुआ है, इसलिए उसने कैंची को थोड़ी दूरी पर खड़ा रखा है। और कैंची उसके पास आकर बोलता है कि आप आराम से नहा लीजिए, मैं थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। जिस पर ग्रीमुला घबराते हुए कहती है नहीं नहीं, आप प्लीज इधर ही खड़े रहिए। जिस पर कैंची बोलता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है तो तुम कभी और भी तो नहा सकती हो ना। जिस पर ग्रीमुला बोलती है कि हमारी कंपनी का एक उसूल है कि हाथ में आए मौके को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, शायद वो मौका हमें आगे ना मिले। और कैंची कहता है कि अगर मैं कोई बुरा आदमी निकला तो। जिस पर ग्रीमुला बोलती है कि आप ह्यूमन बीस्ट के साथ इतनी अच्छी तरह रहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप कोई बुरे आदमी होंगे। और फिर नहाने के बाद कैंची उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। जिस पर ग्रीमुला बोलती है कि अगर हम इसे अपनी कंपनी में बेचेंगे तो इसकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैंची बोलता है कि ये बेचने के लिए नहीं है, पर लेकिन मैं तुम्हें ऐसे थोड़े बहुत कपड़े दे सकता हूँ। और फिर कैंची उसे पहनने के लिए नाइटी दे देता है और फिर उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। ग्रीमुला उससे कहती है कि आपके पास इतना अच्छा अच्छा सामान है, अगर आप उसे बेचोगे तो आप पूरे टाउन के सबसे बड़े मर्चेंट बन जाओगे। पर लेकिन कैंची को शो ऑफ करना पसंद नहीं है, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में ज्यादा अच्छा लगता है और वो अभी जितने पैसे कमा रहा है उतने में ही खुश है। और ये बात सुन के ग्रीमुला बोलती है कि मैं मेलो ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से वादा करती हूँ कि आप जो सामान हमें बेचते हैं हम उसे फॉरेन चीजों के रूप में ही बेचेंगे, जिससे आपका नाम सामने नहीं आएगा। और कैंची ने ग्रीमुला की बहुत ही ज्यादा अच्छी एक तस्वीर बना दी होती है, जो देख के ग्रीमुला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कैंची ने 2 बेड बाय कर लिए होते हैं और यहाँ पर ग्रीमुला कैंची से बात करना चाहती थी, पर लेकिन कैंची तो सोने का नाटक कर रहा होता है। और हम दूर कहीं जंगल में बहुत सारे बैंडिट्स को देखते हैं और ये वही बैंडिट होते हैं जिन्होंने उस मर्चेंट को मार के उसके सारे स्लिप को चोरी कर लिया होता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उस छोटी सी बच्ची को धक्का देता है और उस बंदे के सामने एक थैली रख देता है जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। और उस बंदे को कुछ काम मिला है, पर लेकिन वो काम हमें नहीं बताया जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में कैंची को देखते हैं जो शहर में आया होता है और वो सोचने लगता है कि वो ग्रीमुला के पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि उसकी बेटी पूरी रात उसी के साथ थी। पर लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर मैलो का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल सा रहता है। वो कैंची से कहता है कि मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर मैलो उन्हीं कपड़ों को देख रहे हैं और कह रहे होते हैं कि ये बड़े अच्छे ही क्वालिटी से बनाए गए हैं। और फिर कैंची उन्हें लड़कियों के सेक्सी कपड़े भी दिखाने लगता है और फिर डिटेल में जानकारी देने लगता है। पर लेकिन वो भूल गया था कि ग्रीमुला के साथ उसके फादर भी बैठे हुए हैं और वो उस कपड़ों को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मेड आ जाती है और उसके हाथ में बहुत सारी किताबें होती हैं और ये मिस्टर मैलो की खाते की बुकें होती हैं और मिस्टर मैलो को इन बुकों को दोबारा से लिखना होता है। लेकिन मिस्टर मैलो बताते हैं कि उनके पास के राज्य ने डबल एंट्री बुक पिन नाम का एक सिस्टम बना लिया है। और ये बात सुन के कैंची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस्टर मैलो से बताता है कि उनके राज्य में एक बंदा आया है जिसके इन्वेंशन से वो राज्य बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है। और प्रेमुला मिस्टर मैलो को बाथ ड्रम के बारे में बताती हैं, जिस पर मिस्टर मैलो बोलते हैं कि वो भी उन्हें देखना चाहते हैं। कैंची बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन उसके लिए हमें बाहर जाना होगा। और बाहर आने के बाद मिस्टर मैलो कैंची को एक हैंडपंप दिखाते हैं और ये देखकर कैंची सोचने लगता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, शायद मेरी तरह कोई बंदा इस दुनिया में समन हुआ है। और कैंची को ऐसा लगता है कि इस हैंडपंप को देखने के बाद इन दोनों का इंटरेस्ट मेरे बाथटब में नहीं होगा और कैंची इसीलिए उन्हें एक साइकिल का डिजाइन दिखाता है और वो लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और कैंची का यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा कट जाता है। और इसके बाद से ग्रीमुला अक्सर कैंची के घर आया करती थी और साथ में रात को भी रुका करती थी, पर लेकिन हमें पता चलता है कि बिजनेस के सिलसिले में ग्रीमुला को 1 महीने के लिए बाहर जाना होगा और इस बात से वो थोड़ी उदास भी होती है। और प्रेमुला कैंची को वही सेक्सी ड्रेस निकालने को कहती है, जिस पर कैंची बोलता है अच्छा तुम किसी को पसंद करती हो और उसके सामने ये पहनना चाहती हो। जिस पर प्रेमुला बोलती है हाँ, और वो इंसान मेरा भी बहुत ज्यादा पास है। जिस पर कैंची बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी उम्र 40 साल है, अगर सही उम्र में मेरी शादी हो जाती तो तुम्हारे जैसे मेरे बच्चे होते। प्रेमुला बोलती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। कैंची बोलता है तो अच्छा तुम्हारे फादर का क्या कहना है, जिस पर प्रेमुला बोलती है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस पर कैंची बोलता है कि मैं अभी तुम्हें इस बात का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। प्रेमुला बोलती है तो क्या हम साथ में भी नहीं सो सकते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं, पर लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। और नेक्स्ट दिन होते ही प्रेमुला वहाँ से निकल जाती है और कैंची उसे बाय करने भी आया होता है और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, पर लेकिन तभी उसे रास्ते में ये बंदा मिलता है और ये वही बंदा जिसने कैंची से कटाना खरीदी होती है। और ये बंदा नॉर्थ पोल द नाइट है और इसने अफवाह
सुनी थी कि कोई अजीब सा बंदा जंगल के बीचों बीच घर बना के रह रहा है और वो बंदा कैंची से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर कैंची बोलता है कि ये मैजिक रिलेटेड चीजें हैं तो प्लीज तुम इसे राज ही रखना। जिस पर नॉर्थ पोल कहता है चलो ठीक है, और यहाँ पर वो कैंची से तलवार बनाने का धातु ले लेता है। वैसे तो उसे तलवार चाहिए होती है पर लेकिन कैंची उसे अपने पास नहीं रखता है, पर कैंची उसे धातु दे देता है ताकि वो किसी भी ब्लैक स्मिथ से अपने लिए एक तलवार बनवा सके। और नॉर्थ पोल उसे एक अजीब सी बात बताता है कि शहर के अंदर एक मेज आया है जिसके पास एक ऐसी मशीन है जो पीला सा लिक्विड छोड़ती है और शायद उसको मायो कहते हैं। और ये बात सुन के कैंची कहता है क्या तुम मेयोनीज की बात कर रहे हो? और नॉर्थ पोल कहता है कि अफवाहों की माने तो उसने एक ड्रैगन को भी हरा दिया है, जिस पर कैंची सोचने लगता है कि आखिर उसने मेयोनीज की मदद से एक ड्रैगन को कैसे हरा दिया। और वो सोचता है कि कोई और भी उसी की तरह इस दुनिया के अंदर ही कार्नेट हो चुका है। और इसी तरह एक महीना बीत जाता है और ब्रीमूला के आने का वक्त भी हो जाता है। पर लेकिन हम एक बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ मची होती है और तभी एक मेड कैंची जी के पास जाती है और उससे कुछ कहने लगती है। और उसके बाद कैंची उस भीड़ में जाता है और देखता है कि ब्रीमूला के पिता मिस्टर मैलो कुछ हंटर्स के पैरों में गिड़गिड़ा के कह रहे होते हैं कि प्लीज उसकी बेटी को बचा लो। और वो बंदा उनकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर मैलो गिड़गिड़ाते हुए सबसे कह रहे होते हैं कि जो भी उनकी बेटी को बचाएगा वो उसको मुंह मांगा पैसा देंगे, पर लेकिन उनकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता है। और जिस बंदे ने ब्रीमूला को किडनैप किया है वो और कोई नहीं शागन है, जिसकी गैंग में पूरे 50 से भी ज्यादा बैंडिट्स है। और ब्रीमूला जो मर्चेंडाइज का सामान लेके आ रही थी वो भी उन लोगों ने हड़प लिया है और इससे कंपनी को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। और हम दूसरे सीन में ब्रीमूला को देखते हैं जिसके पास वही बैंडिट आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, शायद मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए, पर लेकिन अभी नहीं, मेरे पास एक काम है जिसे मुझे पूरा करना होगा। और हम मिस्टर मैलो को देखते हैं जो कैंची से कह रहा होता है कि प्लीज उसकी बेटी को बचा लिया जाए और कैंची को यहाँ पर सोच समझ के फैसला लेना होगा वरना वो भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और कैंची मिस्टर मैलो को कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी को बचा लूंगा, पर लेकिन उससे पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी होगी और इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। और मिस्टर मैलो कैंची को पैसों से भरा हुआ बैग दे देते हैं और हमें पता चलता है कि उन बैंडिट्स का अड्डा दहालिया राज्य से 40 किलोमीटर दूर है, एक खंडर जैसे महल के अंदर रहते हैं। और इतना दूर कैंची अपनी साइकिल से तो नहीं जा सकता है, इसलिए वो एक गाड़ी को समन कर रहा होता है और वो सभी लोगों को दूर हटने के लिए कहता है, पर किसी को भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती है। और कैंची यहाँ पर एक ट्रक को खरीद लेता है और कैंची उस ट्रक के ऊपर खड़ा हो जाता है और सबसे कहने लगता है क्या कोई मेरी इस लड़ाई में मदद कर सकता है, मैं उन्हें हथियार भी दूंगा और वैसे भी उन बैंडिट्स के ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी है, क्या किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मेरे साथ उन बैंडिट से लड़ सके। पर लेकिन यहाँ के लोग सच में बहुत ज्यादा ढीले और सुस्त होते हैं, वो कैंची की बात को इस तरह इग्नोर कर रहे होते हैं जैसे कि हम लोग अपने मैथ टीचर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बिल्ली आ जाती है जिसकी जान कैंची ने पहले बचाई होती है और वो यहाँ पर कैंची का साथ देने के लिए आई होती है और साथ ही मयाले और उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं और वो लोग वहाँ पर कैंची की मदद करने के लिए आए होते हैं। कैंची मयाले को धनुष देता है जो बहुत ही दूर तक निशाना लगा सकता है और साथ ही उसके साथियों को भी बहुत सारे वेपन्स देता है और कहता है कि ये मैजिक वेपन है, पर लेकिन हम तो जानते हैं कि ये नॉर्मल से वेपन है। और तभी वहाँ पर नॉर्थ पोल द नाइट भी आ जाता है और वो कैंची की हेल्प करने के लिए आया होता है। उसने अपना पूरा आर्मर भी पहना होता है और उसके पास एक तलवार होती है और उसने तलवार कैंची के दी हुई मेटल से ही बनवाई है और उसने इसका नाम वुल्फ फैन रखा है। और वो इस तलवार से उन बैंडिट्स के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा मेज आ जाता है और ये वही मेज है और ये भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था, पर लेकिन कैंची उसे मना कर देता है कि आपकी उम्र हो चुकी है, आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और वो मेज बताता है कि वो भी एक एडवेंचर हुआ करता था और वो कैंची को अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। और तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वो कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है, पर लेकिन कैंची उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर रहा होता है। आंटी कैंची से कहती है कि वो लड़ नहीं सकती है, पर लेकिन वो उनके लिए खाना तो बना सकती है और साथ ही वो लड़ाई वाली जगह पर नहीं जाएंगी। और कैंची वापस से कहने लगता है क्या और कोई भी है जो हमारे साथ चलना चाहता है, पर लेकिन कैंची की ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर मैलो कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलना चाहते हैं, पर लेकिन कैंची उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब ब्रीमूला घर वापस लौटेगी तो उसके स्वागत के लिए कोई तो होना चाहिए। और ये बात सुन के मिस्टर मैलो के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कैंची गिल्ड में जाके कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जाक को हराएगा और फिर वो सभी लोगों को अपने ट्रक में बैठा के वहाँ से निकल जाता है और सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं और पागल समझ रहे होते हैं। और मिस्टर मैलो और उनके साथी कैंची के लिए प्रे कर रहे होते हैं और हमें कैंची की आवाज आती है कि शायद मैंने इस क्वेस्ट को लेकर कोई बेवकूफी कर दी हो, भले ही मेरे सामने हार पी हो, पर लेकिन मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। और मैं ब्रीमूला को दिखाया जाता है जो कि कैद में होती है और तभी वहाँ पर वही बच्ची आती है जिसे स्लेव बनाकर रखा गया होता है और ब्रीमूला उसकी हालत देख कर कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम मेरी जगह से खा सकती हो। और वो बच्ची वहीं पर खाना खाने लगती है और ब्रीमूला उस बच्ची से कहती है क्या तुम्हें भी यहाँ पर बंदी बना के रखा गया है, पर लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे लिए मदद
आती होगी, जिस पर वो बच्ची बोलती है क्या भगवान हमारी मदद करने वाले हैं, जिस पर ब्रिमुला बोलती है कि तुम ऐसा कह सकती हो। और हम कैंची और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि जाक के अड्डे के पास जा रहे होते हैं, पर लेकिन रास्ते में शाम हो जाती है, इसलिए कैंची एक जगह पर रुक जाता है और फिर सभी के लिए खाना बनाना तैयार कर देता है। और खाना बनने के बाद कैट ह्यूमन सबसे पहले आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, पर लेकिन बॉब कैट को एनिमल फूड खिला रहा होता है और ये एनिमल फूड होता है, इसलिए ह्यूमन बीस्ट को भी ये अच्छा लगता है। पर लेकिन यहाँ तो इस मेज को भी ये एनिमल फूड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसे खाने लगता है। और खाना खाने के बाद कैंची सभी को अपना प्लान बताने लगता है और यहाँ पर आंटी कैंची से कह रही होती है कि वो यहीं पर रुकेंगे क्योंकि वो लड़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद मयाले जाक की अड्डे की तरफ निकल जाती है और कैंची उसे वॉकी टॉकी से बात कर रहा होता है और ये देख के मयाले बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है, जिस पर कैंची उसे बताता है कि ये एक मैजिक आइटम है जिससे आप दूर किसी इंसान से बात कर सकते हो। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में कर देना। मैं तुमको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि सभी लोग ग्रिमुला को बचाने के लिए निकल जाते हैं और मयाले उन्हें बताती है कि उन्हें सागा का अड्डा मिल गया है और कैंची अपने ट्रक में बैठ जाता है और आंटी से कहता है अगर हम एक दिन के अंदर वापस नहीं आए तो आप एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाकर इन बैंडिट्स को हराने का कुश्त जारी रखेंगी। और इसके बाद कैंची और बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम मयाले को देखते हैं जो कैंची को उस जगह की जानकारी दे रही होती है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग हैं पर लेकिन बहुत सारे लोग नशे में डूबे हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर कैंची और बाकी सब उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन तभी एक ह्यूमन बीस्ट कैंची को कहता है क्या कभी तुमने किसी इंसान को मारा है, अगर नहीं मारा है तो तुम इसको खा लो। और वो कैंची को एक चीज देता है और जब कैंची उसे खाता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा कड़वा लगता है, पर लेकिन अचानक से दूसरे पल में कैंची को वो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगती है और कैंची उसको खाने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। मतलब कि जो चीज अभी इसने खाई है वो एक तरह की ड्रग्स है और कैंची उसको खाने के बाद पागलों की तरह हंस रहा होता है। और इसके बाद कैंची उस ट्रक को आउट ऑफ कंट्रोल होकर चलाने लगता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलाने लगता है। और हम उन बैंडिट्स को देखते हैं जो शराब पी रहे होते हैं और जो बैंडिट स्लेब के ऊपर नजर रख रहे होते हैं वो भी शराब पी रहे होते हैं। और यहाँ पर ग्रिमुला के अलावा और भी लड़कियां हैं जिन्हें स्लेब बनाकर रखा गया है। और तभी कुछ बैंडिट्स को जंगल के अंदर से किसी तरह की रोशनी नजर आने लगती है और ये और कुछ नहीं कैंची का ट्रक होता है। और वो बैंडिट कुछ कर पाते हैं उससे पहले मयाले उन लोगों को तीर मार के सुला देती है और वो भी ट्रक में चढ़ जाती है। और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है और इस दरवाजे को तोड़ने का काम इस मेज का होता है। और एक गाड़ी के ऊपर आके अपने मंत्र पढ़ने लगता है और एक्सप्लोजन मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक धमाका होता है। और इस धमाके की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो सभी बैंडिट्स को सुनाई देती है और साथ में जाक को भी सुनाई देती है। और कैंची का ट्रक आगे बढ़ने लगता है। कैंची का यही प्लान था कि जब सब लोग नशे में धुत होंगे तभी उनके ऊपर अटैक करना सही रहेगा क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने अपना आर्मर भी नहीं पहना होगा। और हम उस मेज को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने इतने ज्यादा खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल किया जिससे उसका सारा माना ही खत्म हो गया। और वो बीस्ट फॉक्स ट्रक से उतर के उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और जो बंदे उन लोगों के ऊपर पीछे से हमला कर रहे होते हैं उनको मयाले अपने तीरों से मार रही होती है। और इसके बाद वो बैंडिट्स भी अपने हथियारों से उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर लेकिन अब नॉर्थ पोल उतरता है और अपनी बुल फैन तलवार के साथ उन सभी लोगों को बड़े आसानी से काट रहा होता है। लेकिन अगले ही पल एक बैंडिट कैंची के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर लेकिन बॉब कैट उसके ऊपर हमला कर देती है और मयाले उसको अपने तीर से आराम से सुला देती है। और वहाँ पर जितने भी बैंडिट होते हैं वो सभी लोग कैंची और उन लोगों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर लेकिन कैनेची अपनी मशीन को समन कर लेता है और उसकी रोशनी को चालू कर देता है ताकि जितने भी बैंडिट है उन लोगों को कुछ दिखाई ना दे। और फिर कैंची अपनी मशीन से उन लोगों को मारने लगता है और इसी का फायदा उठाकर बीस्ट फॉग आसपास के बैंडिट्स को मार रहे होते हैं और मयाले भी उन लोगों की मदद कर रही होती है। पर लेकिन तभी एक मोटा बैंडिट नॉर्थ पोल के ऊपर अपने हथियार से हमला कर देता है, पर लेकिन नॉर्थ पोल उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर वो बंदा अपनी तलवार से उसके वेपन को पीस से ही काट देता है और अगली पल उस बंदे को मार देता है। और हम कैंची को देखते हैं कि सभी बैंडिट उसकी मशीन से डरकर वहां से भाग रहे होते हैं, पर लेकिन कैंची भी उनको नहीं छोड़ता है, एक एक को चुन चुन के मारता है। पर लेकिन कैंची की मशीन एक दीवार में जाकर टकरा जाती है और तभी वहाँ पर एक छेद हो जाता है जिसके अंदर वो सभी स्लेव लड़कियां होती हैं और कैंची की मशीन की रोशनी उन लड़कियों के ऊपर गिर रही होती है, इसलिए वो लोग कैंची का चेहरा अच्छे से नहीं देख पाते हैं और वो छोटी बच्ची कैंची को भगवान समझ रही होती है। और यहाँ पर कैंची देखता है कि वहाँ पर तो ब्रिमुला है ही नहीं और हम देखते हैं कि जाग ने ब्रिमुला को अलग से बंदी बनाकर रखा हुआ है और जिस पर कैंची कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो लड़की का सहारा मत ले और मुझसे फाइट कर, जिस पर वो कहता है कि मुझ में हिम्मत तो बहुत है पर लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और जाग उन लोगों को कहता है अगर तुम्हें इस लड़की की थोड़ी भी फिक्र है तो अपने हथियार को फेंक दो। और जाग ग्रिमुला को चाटते हुए कहता है कि कितनी गलत बात है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाया। और जाग ग्रिमुला के कपड़ों को फाड़ने लगता है और कैंची मयाल से कहता है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए अंदर कर दूंगा और तुम्हें इसके ऊपर हमला करना होगा। और इसके बाद कैनेची उसकी आंख में लेजर लाइट मार देता है जिससे जाग कुछ देर के लिए एकदम अंधा हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर मयाले उसके ऊपर तीर मार देती है जो उसके कंधे पर जाके लगता है और जाग ग्रिमुला को
गलती से छोड़ देता है और इसका फायदा उठाकर ब्रिमूला केनिची की तरफ भागने लगती है और जाके जब ये देखता है तो वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर लेकिन तभी एक अजीब से ताकत उसे उठाकर पटक देती है और वो मायाले के निशाने पे होता है और मायाले अपने तीरों से उसे मार देती है। और हम ब्रिमूला को देखते हैं जो जाकर केनिची से चिपक जाती है, पर लेकिन यहाँ पर केनिची के ऊपर अपना काबू नहीं होता है क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ड्रग्स ली है और केनिची को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है और उसका मन कुछ करने का हो रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर और भी स्लेव लड़कियां हैं और यहाँ पर एक ह्यूमन बीस्ट भागते हुए आंटी के पास जा रहा होता है उन्हें बताने के लिए कि उनका प्लान कामयाब रहा। और हम केनिची को देखते हैं जो अपनी मशीन को स्टोरेज बॉक्स में रख रहा होता है और वो देखता है कि इन स्लेव लड़कियों के कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उनके लिए कपड़े भी खरीदने लगता है। और ये लड़कियां यहाँ पर नहाने जा रही होती है और केनिची की नजर उसी छोटी बच्ची के ऊपर पड़ती है और वो ब्रिमूला को कहता है क्या तुम इसे भी नहला सकती हो, और वो उसे कैंची भी देता है ताकि वो उसके बालों को भी काट सके। और तभी ब्रिमूला केनिची के पीठ से चिपक जाती है और उसे कहने लगती है ये काफी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, इसे भी हम अपनी कंपनी में बेच सकते हैं। पर इस सब के चक्कर में वो भूल जाती है कि उसका टॉवेल गिर चुका है। और तभी एक लड़की ब्रिमूला से कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम बिना कपड़ों के किसी मर्द के साथ ऐसे चिपको। और ये बात सुन के ब्रिमूला बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि केनिची ने उस बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छी ड्रेस खरीदी होती है जिसके अंदर वो बच्ची बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और केनिची उससे उसका नाम पूछता है जिस पर वो अपना नाम एनी बताती है और केनिची भी उसे अपना नाम बताता है। और वो बच्ची उन लोगों को एक लेटर देती है जो सागा के लिए आया होता है और उसके अंदर किसी नोबल ने ब्रिमूला को किडनैप करने के लिए सागा को पैसे दिए होते हैं। और तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है और वो इन सबको ठीक देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि इन दरिंदों ने इन छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। और आंटी बोलती है कि अगर मेरी बच्ची जिंदा होती तो वो भी इसी उम्र की होती। और हमें पता चलता है कि आंटी की भी एक बच्ची थी पर लेकिन किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई और बहुत ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग वहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां वहीं पर सो जाती हैं। केनिची ने उन सभी को बिस्तर दिए हुए थे और हम केनिची को देखते हैं जिसके साथ ब्रिमूला और वो छोटी बच्ची सो रही होती है। और अगले सीन में हमें केनिची और उसके ट्रक को दिखाया जाता है और हम ब्रिमूला को देखते हैं जो ट्रक में सो रही होती है। और अगले सीन में हम मिस्टर मैलो और बाकी सब लोगों को देखते हैं जो ब्रिमूला का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर केनिची का ट्रक आ जाता है और उसमें से ब्रिमूला नीचे उतरती है और वो अपने फादर के पास जाती है। उसके फादर उसे देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। पर लेकिन वो देखते हैं कि ब्रिमूला ने बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो उससे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा मुलायम कपड़े हैं। और ये दोनों बाप बेटी कहते हैं इन्हें तो हम अपनी कंपनी में बेच सकते हैं। और इसके बाद मिस्टर मैलो केनिची के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। और गाइस इस वक्त केनिची के स्टोरेज बॉक्स के अंदर सागा और उसके 10 साथियों के सर है, क्योंकि जब केनिची को पता चलता है कि उन्हें सबूत के तौर पर इन लोगों के सर दिखाने होंगे तब ह्यूमन बीस्ट ने उन सभी लोगों के सर काट दिए और उनकी बॉडियों को भी जला दिया। और केनिची ये सब देख के उसको चक्कर आने लगते हैं, पर लेकिन वो सोचता है कि उन सब के सर को उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में रखना होगा। और हम देखते हैं कि केनिची और बाकी लोगों ने उन बैंडिट्स के अड्डों को भी नहीं छोड़ा, वहाँ से जो भी सामान मिला सब लूट लिया। उन्हें वहाँ से 100 गोल्ड कॉइन और बहुत सारा सामान भी मिला था। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची उन सभी लड़कियों को कह रहा होता है अगर तुम जाना चाहो तो अपने परिवार वालों के साथ जा सकती हो। पर लेकिन हमें पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के परिवार वाले अब नहीं रहे, इसीलिए केनिची उन्हें कहता है कि अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ डहलिया राज्य चल सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पर काम दिलाऊंगा और इस काम में मेलो ट्रेडिंग कंपनी भी हमारी मदद करेगी। और केनिची उस छोटी बच्ची से पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आई है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि वो उरु गाँव से आई है और ये गाँव बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 800 किलोमीटर दूर है। और ये बच्ची वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि इसी के गाँव वालों ने इसे बेच दिया, क्योंकि उस गाँव में खाने पीने की समस्या बहुत ज्यादा थी और गाँव के लोग ये नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने उसे बेच दिया ताकि खाने वालों की संख्या कम हो सके। और ये बात सुन के केनिची उस बच्ची से कहता है कि ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने साथ डहलिया राज्य ले चलता हूँ। और केनिची डहलिया राज्य के लिए निकल जाता है और रास्ते में जो लड़की जहाँ रुकना चाहती थी केनिची उन्हें वहाँ पर छोड़ देता है, उन्हें एक सोने का सिक्का और थैली में कुछ सामान देकर ताकि वो अपना गुजारा कुछ समय तक कर सके। और केनिची ने एक लड़की को उसके माता पिता से भी मिलाया था और शाम हो जाती है और केनिची एक जगह पर टेंट गाड़ के वहीं पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर आंटी केनिची की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें कर रही होती हैं कि केनिची जैसे मर्दों को लड़कियों में कोई भी मोह नहीं होता है, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट गर्ल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसके सामने बैंडेड लीडर जागा का सर होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो केनिची से पूछता है कि आखिर आपके पास कितने सर है। केनिची बोलता है कि 52। और ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और सभी लोग उन सरों को चेक करने लगते हैं। और तभी वो मेज केनिची से बोलता है कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, पर लेकिन अगर ये बात किसी नोबल को पता चल गई तो तुम्हारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। केनिची बोलता है हाँ ये बात तो है, पर केनिची को इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर नॉर्थ पोल आता है और वो कहता है कि उसे अभी कहीं पर जाना होगा क्योंकि जो लेटर उसे मिला था उसे उसकी जानकारी देनी होगी। और हम देखते हैं कि उन सर की चेकिंग होते होते तक शाम हो जाती है और जो उन सभी का इनाम होता है वो होता है 861 गोल्ड कॉइन। और हम देखते हैं कि आंटी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने
उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पर लेकिन वो कैंची से कहती है क्या मैं इस बच्ची की देखभाल कर सकती हूँ, मैं इसकी देखभाल बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह करूंगी। जिस पर कैंची बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और वो ये बोलते हुए गिल्ड से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ लोग जश्न मना रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा पनौती मारा जा चुका है जो कि चारों तरफ आतंक फैला रहा था। और यहाँ पर आंटी ने अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया, इसीलिए ये हिस्सा 7 लोगों में एकदम बराबर बराबर बांटा जा चुका है जो कि होता है 130 गोल्ड कॉइन। और हम नेक्स्ट सीन में आंटी को देखते हैं जो कि उस छोटी बच्ची के लिए खाना लेके आ रही होती है, पर लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ पर वो नहीं होती है। और हम कैंची को देखते हैं जो कि बॉब कैट को कैट फूड खिला रहा होता है। और तभी कैंची एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर एजिलिया काम करती है। और तभी एजिलिया कैंची के पास आती है और वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे बैंडिट्स को हराया है। जिस पर कैंची बोलता है कि वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। और एजिलिया कैंची से कहती है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुम मुझसे शादी करोगे। और कैंची को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि इस लड़की को शादी से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि जो कैंची के पास पैसे हैं उससे मतलब है। मतलब कि ये लड़की एक नंबर की गोल्ड डिगर है। और कैंची अपने मन में सोचता है कि अगर इसे ये पता चल गया कि कैंची को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है तो ये इधर ही खड़े खड़े इसकी बीवी बन जाएगी। और कैंची एजिलिया से कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और ये बात सुनकर एजिलिया रोने लगती है और कैंची उससे पूछता है क्या इधर कोई रूम खाली है, जिस पर एजिलिया रोते हुए बोलती है कि जो तुम कमरा छोड़ के गए थे वो अभी भी खाली है। और एजिलिया कैंची से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। और कैंची यहाँ पर जाते हुए सोच रहा था कि मैं बहुत दिनों तक नोबल की नजरों से नहीं बच पाऊंगा। और हम कैंची को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है, पर लेकिन तभी उसके पास कोई आ जाता है और ये और कोई नहीं एजिलिया होती है। कैंची उसको देखकर कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ। पर लेकिन एजिलिया उसकी बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके सारे कपड़े उतार देती है। और यहाँ पर काम शुरू होने ही वाला था, पर लेकिन वो देखते हैं कि इनके बगल में कोई बैठा हुआ है और ये वही छोटी बच्ची होती है। गाइस मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। और उसके साथ बॉब कैट भी होती है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो छोटी बच्ची और बॉब कैट कैंची के साथ ही सो गए हैं और जो एजिलिया होती है वो यहाँ से चली गई है। और कैंची दूसरे दिन उस बच्ची को आंटी के पास छोड़ने के लिए आता है, पर लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर आंटी नहीं होती है। और कैंची उन बीस्ट फॉक्स से भी पूछता है, पर लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है। और उसके बाद कैंची एक आर्मर की शॉप में जाता है जो लड़ाई का सामान मिला था उन बैंडिट से, जैसे कि तलवारें और आर्मर, वो उस दुकान वाले को बेच देता है और उसे यहाँ से 21 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और जो एंटिक सामान होता है उसे मैलो ट्रेडिंग कंपनी खरीद लेती है, जिससे कैंची को 35 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और जो फर्नीचर वगैरह होता है वो इस मेज को बेच देते हैं, जिससे उसे 22 गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं। और कैंची के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं और वो खाना खाते हुए ये चेक कर रहा था कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, क्योंकि उन पैसों में से 7 हिस्से हो चुके हैं। और यहाँ पर कैंची घर की तरफ निकल जाता है एनी को लेकर। और यहाँ पर एनी जंगल के बीचों बीच इतना ज्यादा सुंदर घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी उस घर में से आंटी निकलती हैं जो जाकर एनी को गले लगा लेती हैं। उन्हें एनी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो सीधा कैंची के घर पे आ गई। और यहाँ पर एनी आंटी के साथ नहीं बल्कि कैंची के साथ रहना चाहती थी। आंटी और कैंची उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं, पर लेकिन एनी नहीं मानती है और फिर वो लोग भी उसे फोर्स नहीं करते हैं। और शाम हो जाती है और फिर यहाँ पर आंटी अपने घर जाने के लिए निकल जाती हैं और कैंची और एनी उन्हें बाय भी कर रहे होते हैं। और जब कैंची एनी को घर ला रहा होता है तो वो उससे पूछता है आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो, जिसके जवाब में एनी कहती है आप तब तक मुझे खाना खिलाते हैं जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता है। और ये जवाब सुन के कैंची एक स्माइल देता है। और घर जाने के बाद कैंची उन दोनों के लिए खाना बनाता है और एक खाना एनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और जब कैंची नहाने जा रहा होता है तब एनी जिद करने लगती है कि वो कैंची के साथ नहाएगी। और फिर कैंची भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता है और वो कैंची के साथ नहाती है। और जब बारिश सोने की आती है तो वो जिद करने लगती है कि वो कैंची के साथ सोएगी, इसलिए कैंची उसे अपने साथ सुला लेता है। और गाइस एनी बहुत ज्यादा छोटी है और बचपन में सभी लोग जिद करते हैं, पर लेकिन हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कैंची के घर के बाहर खड़े हुए होते हैं। और हम कैंची को देखते हैं जो एक बहुत ज्यादा बुरा सपना देखकर उठा होता है कि कैसे उसकी पुरानी जिंदगी में लोग बस उससे अपना काम निकलवाने के लिए उसका यूज किया करते थे। और इसी तरह आधा महीना गुजर जाता है और जाक को हराने का टाइटल नॉर्सपोल को मिल जाता है और उसे एक छोटे टाउन का बारोन बना दिया जाता है। और हम यहाँ पर कैंची और एनी बाजार में घूमने के लिए निकले होते हैं और तभी उनके बगल से एक ड्रेसाइन गुजरी होती है, मतलब कि एक बाईसाइकिल पर, लेकिन कैंची ने इसका नाम एक ड्रेसाइन बताया होता है। और यहाँ पर ग्रिमुला और उसके फादर कैंची से माफी मांग रहे होते हैं, क्योंकि जब कैंची ने उन्हें साइकिल का मॉडल दिखाया था तब ये दोनों कैंची के ऊपर हंस रहे होते हैं। और इन दोनों को बाद में पता चला कि ये बाईसाइकिल कितनी ज्यादा काम की चीज है। और कैंची इसी तरह आगे बढ़ता रहता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बंदे कैंची का पीछा कर रहे हैं और कैंची गिल्ड में आने के बाद सभी लोगों को उनका हिस्सा बांट देता है, मतलब कि वही हिस्सा जो इन्हें जाक को मारने पर मिला था। और कैंची मिस्टर मेलो से लिए हुए उधार को भी वापस कर देता है और कुछ पैसा उन लड़कियों को भी दे देता है। और फिर कैंची लास्ट में आंटी के पास आता है और उन्हें एक गोल्ड कॉइन देता है उनकी मदद करने के लिए। और यहाँ पर आंटी उस गोल्ड कॉइन को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। और यहाँ पर आंटी एनी को खाने के लिए कुछ फल भी देती है, पर लेकिन अचानक से कैंची कुछ लोगों को नोटिस कर लेता है जो उनका पीछा कर रहे होते हैं और इसलिए कैंची एनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। पर लेकिन
सामने से वही लोग आ रहे होते हैं, इसलिए कैंची एक छोटी सी गली में एनी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, पर लेकिन वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और कैंची को डब्बों को गिराते हुए जा रहा होता है। पर लेकिन जब वो जैसे ही निकलने वाला होता है तभी उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर एक बंदा बैठा होता है जो कैंची से कह रहा होता है कि हमारे एम्प्लॉय तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम शांति से हमारे साथ चलो। पर लेकिन कैंची उनकी बात नहीं मानता है और कुछ फटाकों को खरीद लेता है और उधर ही फोड़ देता है और फटाकों को फूटता देख वो लोग थोड़े से डर जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर कैंची और वो बच्ची घोड़ा गाड़ी के नीचे से निकल जाती है और यहाँ पर कैंची एक क्रॉसबो को उन लोगों के ऊपर तान देता है और आसपास काफी लोग भी होते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी घोड़ा गाड़ी में मिस्टर मेलो होते हैं जो कैंची को अपने साथ बिठा लेते हैं और जो भी घटना हुई कैंची उन्हें बता देता है। और पूरी बात सुनने के बाद मिस्टर मेलो कैंची को बोलते हैं कि तुम्हें लोकल लॉर्ड के पास जाना चाहिए, जिस पर कैंची बोलता है कि अगर उन्होंने मुझसे टैक्स मांगा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कैंची उधर नहीं जाएगा और मिस्टर मेलो कुछ दूरी पर उन लोगों को उतार देते हैं। और इसके बाद हमें मिस्टर मेलो को दिखाया जाता है जो कि ये सब बात ब्रिमूला को बता रहे होते हैं और ये सब बात सुनकर ब्रिमूला को कैंची से मिलने का मन हो रहा होता है। और गाइस डिजाइन के इन्वेंशन के लिए लॉर्ड ने इन्हें एक फैमिली नेम भी दिया है और इनकी मेलो ट्रेडिंग कंपनी की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है, जैसे कि ब्रिमूला का नाम है ब्रिमूला दी डिजाइन। और ये सब बात सोच के मिस्टर मेलो कह रहे होते हैं कि कैंची का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक कर्ज है जिसे हमें उतारना होगा। और हम ब्रिमूला को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है जब वो पहली बार कैंची से मिली तो उसे ऐसा लगा कि वो खाली एक ओल्ड मैन है, पर लेकिन जब वो कैंची को और भी ज्यादा जानने लगी तो वो उसकी हर एक चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई और उन्हें कैंची की वजह से एक रॉयल फैमिली नेम भी मिला है। और यहाँ पर ब्रिमूला ने अपने तन मन की सुंदरता से कैंची को अपने ऊपर लट्टू बनाने की पूरी कोशिश कर ली थी, पर लेकिन यहाँ पर कैंची निकला सक लौंडा और उसने उसको कोई भाव नहीं दिया। पर लेकिन जब ब्रिमूला खतरे में थी तो कैंची अपनी जान पर खेल के उसे बचाने के लिए गया, इसीलिए ब्रिमूला डिसाइड करती है कि वो इंसान उसके लिए एकदम परफेक्ट है और वो अब से उसका हमेशा पीछा करेगी। और फिर अगले दिन ब्रिमूला कैंची से मिलने के लिए निकल जाती है और वो ये सोच रही होती है कि वो कैंची को सब कुछ बता देगी और उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। और तभी ब्रिमूला वहाँ पर पहुंच जाती है और वो कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल लगते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर ना कैंची का घर होता है, ना उसकी फसलें, ना उसके होने का कोई निशान। और बस यही देख के ब्रिमूला के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और हम कैंची को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं पर जा रहा होता है और तभी कैंची को फुयू मिलता है। फुयू वही बंदा है जो हमें फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था और फुयू ये जान के बहुत ज्यादा खुश होता है कि कैंची एक मर्चेंट बन गया है। और फुयू कैंची से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो और हमें पता चलता है कि कैंची ने अपनी फसलें और अपना घर और बाकी सामान अपने स्टोरेज बॉक्स में भर लिया है और अब कैंची इस जगह से काफी ज्यादा दूर जा रहा है क्योंकि जो लोग कैंची का पीछा कर रहे हैं वो उन लोगों से बचना चाहता है और कैंची के साथ एनी चलने के लिए एकदम तैयार है। और कैंची बॉबकैट को कहता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है, पर लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बॉबकैट कैंची का पीछा करने लगती है। कैंची रुकता है और उस बॉबकैट को बोलता है क्या तुम अपने जंगल और अपने घर को छोड़ के हमारे साथ चलना चाहती हो। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कैंची फुयू से कह रहा होता है कि ये दोनों मेरे परिवार है और हम लोग एक सफर पे निकले हुए हैं। और ये बात सुन के वो बॉबकैट और एनी बहुत ज्यादा खुश होती है और फुयू उन लोगों से कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये यात्रा शुभ मंगल हो। और कैंची उन दोनों के साथ अपने एक नए सफर पर निकल जाता है और हम नेक्स्ट सीन में कैंची को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहा होता है। पहले वो उन्हें पकड़ता है, फिर काटता है, फिर उन्हें मिक्सी में पीस देता है और हमें पता चलता है कि ये लोग दहलिया राज्य से 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और कुछ ही दूरी पर एक नया राज्य और है। और यहाँ पर कैंची का खाना तैयार हो जाता है जो खाना एनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एनी की उम्र 12 साल है। यहाँ पर वो लगती नहीं है और कैंची यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर आसपास का व्यू ले रहा होता है और तभी उसे एक लेक दिखाई देती है, तो इसलिए कैंची वहाँ पर अपनी मोटर बाइक से आ जाता है और हमें वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। एनी बॉबकैट के साथ खेल रही होती है और हम आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं और कैंची बोलता है कि ये जगह बहुत सारा खूबसूरत है, क्यों ना हम अपना घर इधर ही बना ले। और ये बात सुन के एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हम कैंची को देखते हैं जिसने एक जगह से सारे पेड़ हटा दिए होते हैं और वो अपने स्टोरेज बॉक्स से अपने घर को निकालता है और अपने घर को देखकर एनी और बॉबकैट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर कैंची बॉबकैट का नाम रख रहा होता है, पर लेकिन इन दोनों को कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा होता है और तभी कैंची बोलता है कि बेल नाम कैसा है और ये नाम इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और हम देखते हैं कि कैंची एनी को पढ़ना लिखना सिखा रहा होता है, पर लेकिन एनी को मेरी तरह पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, पर लेकिन ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना लिखना सीखना होगा। और यहाँ पर कैंची अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में ढूंढ रहा होता है कि उसे लैंप ऑयल की जगह कोई और ऑयल मिल जाए जिससे वो इन मशीनों को चला सके, क्योंकि लैंप ऑयल बहुत ज्यादा महंगा है। और यहाँ पर कैंची ऑनलाइन से बहुत सारी बुक्स खरीद लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि वो डीजल को किस तरह बना सकता है। और यहाँ पर कैंची बेड पर लेटे लेटे उन किताबों को पढ़ रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और उसे भी ये किताबें पढ़नी होती है, पर लेकिन ये किताबें जैपनीज में लिखी होती है, इसलिए एनी जैपनीज भी सीख रही होती है ताकि वो उन किताबों को पढ़ सके। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कैंची अपने सोलर पैनल्स को लगा रहा होता है, पर लेकिन तभी उसे झाड़ियों से किसी चीज की आवाज आने लगती है और यहाँ पर कैंची अपने क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है। और कैंची उन झाड़ियों के पास जाने लगता है, पर लेकिन उन झाड़ियों में
में से एक जाना पहचाना सा शख्स बाहर आ जाता है और वो कैंची के ऊपर जाके बैठ जाता है और ये और कोई नहीं मयाले होती है जो कैंची से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम मुझे अकेला ही छोड़ के आ गए। और हमें पता चलता है कि मयाले बड़ी मुश्किल से कैंची की स्मेल को स्मेल करते हुए यहाँ तक पहुंची है और हमें पता चलता है कि मयाले अब इन लोगों के साथ यहीं पर रहने वाली है और एनी मयाले से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो केनिची मयाले से पूछता है कि डेलिया में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, जिस पर मयाले बताती है कि नॉर्थ पोल ने ब्रिमुला को प्रपोज कर दिया है, अब उनकी शादी होने वाली है। जिस पर केनिची बोलता है शायद मैं भी उनकी शादी में वहाँ पर हो पाता। और हम देखते हैं कि केनिची एनी के साथ नहा रहा होता है और साथ ही उनके पीछे मयाले भी नहा रही होती है और फिर नहाने के बाद केनिची उन दोनों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है और यहाँ पर एनी मयाले को ये दिखाती है कि वो अभी वो कौन सी बुक पढ़ रही है और केनिची उन बुक्स को देख के सोचने लगता है कि इस दुनिया में ये बुक्स बहुत ज्यादा महंगी है, तो शायद मैं इन बुक्स को बेच के कुछ पैसे कमा सकता हूँ। और यहाँ पर केनिची मयाले से पूछता है क्या कभी तुमने फेरी की कहानी सुनी है, और मयाले केनिची को एक फेरी की कहानी सुनाने लगती है कि एक एल्फ थी जो एक इंसान राजा से मिली और उसे उससे प्यार हो गया, पर लेकिन ये प्यार इन दोनों जातियों को ही पसंद नहीं था और इन दोनों के झगड़े में उस एल्फ को बहुत ज्यादा चोट भी आ गई थी और एक फेरी समन हुई और उसने उन दोनों की बहुत ज्यादा मदद की जिससे वो लोग साथ में रह सके। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और केनिची कहानी को सुनने के बाद इंक और मशीन से ऐसे चित्रों को कागज में बनाने लगता है और जब एनी और मयाले इन चित्रों को देखती है तो उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और इसी तरह ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। केनिची मयाले और एनी को एक एक बुक दे देता है पढ़ने के लिए और वो दोनों बड़े खुशी से पढ़ भी रहे होते हैं, पर लेकिन तभी दो लोग नाव में बैठ के उनके पास आ रहे होते हैं और ये देखे केनिची मयाले से कहता है कि तुम एनी को लेके अंदर जाओ। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।